हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार का सामान्य ज्ञान देखेंगे। जानते हैं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप बिहार का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो जो बिहार का फैक्ट्स है वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। जानते हैं हम लोग राजधानी जानते हैं कि बिहार की राजधानी क्या है, तो पटना है। अक्षांशीय विस्तार जो है इसका देखिए 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश है। और देशांतरीय विस्तार जो है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 मिनट पूर्वी देशांतर है। बिहार का क्षेत्रफल कितना है, देखिए भूगोल में इसको पूछ सकता है। 94,163 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और उत्तर से दक्षिण जो है इसकी लंबाई 345 किलोमीटर है। कितना है फ्रेंड्स? 345 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम चौड़ाई 483 किलोमीटर है। और इसकी सीमा देख लेंगे। पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, उत्तर में नेपाल तथा दक्षिण में झारखंड है। उच्च न्यायालय पटना उच्च न्यायालय है। न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय के मुख्य कौन होते हैं? न्यायमूर्ति रेखा एम दोषित न्यायाधीश। बिहार में शासन पद्धति संसदीय शासन प्रणाली है। कैसा शासन प्रणाली है? संसदीय। यहाँ विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही है। लोकसभा के सदस्य कितना है? 40। राज्यसभा में अनुसूचित जाति 7 के लिए आरक्षित सीटें 7 है। राज्यसभा के सदस्य जो है 16 है। विधानसभा के सदस्य 243 है। विधानसभा में अनुसूचित जाति कितना है? 40 है। मतलब विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षित सीटें है वो कितना है? 40 है। और विधान परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 75 होते हैं बिहार में। तो फ्रेंड्स, वर्तमान में बिहार के जो राज्यपाल है वो केशरीनाथ त्रिपाठी नहीं है बल्कि फागू चौहान है। ये उस टाइम जब छपा था तब का है। अभी फागू चौहान है, तो अपडेट कर लीजिएगा आप, मतलब भूल मत करिएगा। और मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही है। विपक्ष में जेडीयू है, आपको पता ही है। राजकोषीय भाषा बिहार का हिंदी है। द्विपक्षीय राजकीय भाषा उर्दू है। राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया है बिहार का। राजकीय पशु बैल। राजकीय पुष्प गेंदा। प्रमुख लोक नृत्य बिहार का क्या है? लौंडा, झिझिया, कड़मा, घट घोड़वा, छऊ, झरनी और धोबिया, ये प्रमुख लोक नृत्य है। और प्रमुख धार्मिक केंद्र बिहार में क्या क्या है? तो पटना साहिब, बोध गया, पावापुरी, फुलवारी शरीफ, मनेर। प्रमुख पर्यटन केंद्र क्या है? राजगीर, गया, पावापुरी, नालंदा, वैशाली, पटना, बिहार शरीफ, मनेर। और राष्ट्रीय पार्क वाल्मीकि नेशनल पार्क और वाल्मीकि नगर है। प्रमुख जीव बिहार में देखिए गौतम बुद्ध है, भीमा बांध है, वाल्मीकि, विक्रमशिला, गंगा डॉल्फिन, परमान डॉल्फिन और राजगीर है। प्रमुख पक्षी बिहार में बिहार का क्या है? तो बॉक्सर, गोगा बील, सरैया मान, कांवड़ झील, सुहियाना, नकटी, कुशेश्वर स्थान, ये पक्षी बिहार में आता है। और प्रमंडलों की संख्या 9 है। पटना, मगध, कोशी, पूर्णिया, मुंगेर, दरभंगा, भागलपुर, सारण और तिरहुत, ये क्या है? प्रमुख प्रमंडल में आते हैं। और जिला जो है वो 38 है फ्रेंड। कितना जिला है बिहार में? 38 जिला है। अब हम लोग देखते हैं अनुमंडलों की संख्या। तो देखिए अनुमंडलों की संख्या जो है ये 101 है। कितना है? 101। प्रखंडों की संख्या 534 है। शहर समूहों की संख्या 14 है। सर्वाधिक शहरों की संख्या 139 है। जनगणना शहरों की संख्या 60 है। राजस्व गांवों की संख्या 44,874 है। महानगरों की संख्या 1 है। पंचायतों की संख्या 8,463 है। पंचायत समिति 531 पंचायत समिति है बिहार में। पंचायत समिति सदस्य जो है 11,622
पंचायत समिति सदस्य हैं बिहार में। जिला परिषद कितने हैं? 38 जिला परिषद है। और जिला परिषद सदस्य जो है 1162 है फ्रेंड्स। नगर निगम कितने हैं? 11 है। नगर परिषद 43 है। नगर पंचायत 73 है। विश्वविद्यालय की संख्या 21 है बिहार में। जलवायु कैसी है यहाँ की? मानसूनी जलवायु है। सर्वाधिक गर्म जिला गया है और सर्वाधिक ठंडा जिला गया है। औसत वर्षा यहाँ पे 1009 मिलीमीटर होता है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जो है वो किशनगंज है। न्यूनतम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद है। कुल वन क्षेत्र कितना है? तो 6,16,446 हेक्टेयर है, ये वन क्षेत्र है। और कुल भूमि का प्रतिशत है 6.55 भूमि का प्रतिशत है। वनों के प्रकार, किस प्रकार के वन बिहार में पाए जाते हैं? तो पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कुल सिंचित क्षेत्र कितना है? 45.67 लाख हेक्टेयर। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला क्या फ्रेंड बोले? शेखपुरा, 82% है शेखपुरा। यहाँ पे सिंचित क्षेत्र 82% सिंचाई से होता है। और न्यूनतम सिंचित क्षेत्र वाला जिला जो है वो जमुई है। क्या है? जमुई। यहाँ 16% जो है सिंचाई होता है। कुल सिंचाई में प्रतिशत भाग देखिए, नलकूपों तथा कुओं से 63% जो है सिंचाई होता है। नहरों से 30%, तालाब और अन्य साधनों से 7%। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना है। सबसे बड़ी क्या है? गंडक परियोजना। शुद्ध बोया गया क्षेत्र 56,94,642 हेक्टेयर है, यानी 60.48% है शुद्ध बोया गया क्षेत्र। और मुख्य फसल यहाँ पे धान, गेहूँ, मकई, चना और गन्ना है। गैर कृषि कार्य योग्य भूमि कितना है? 4.64%। और गैर कृषि कार्यों में लगी भूमि 17.37% है। स्थायी चारागाह 0.19% है। और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र 64.41 लाख हेक्टेयर है, यानी इतना क्षेत्र जो है क्या है? बाढ़ से प्रभावित है। मिट्टी कैसी है यहाँ की? दलदली मिट्टी, खादर मिट्टी, बालसुंदरी मिट्टी, ताल मिट्टी, कड़ैल कैवाल मिट्टी और बलथर मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। तो बिहार का इतिहास देखते हैं। जो फैक्ट्स था वो देखिए, अब बिहार का हम इतिहास देखेंगे। प्राचीन बिहार का इतिहास, ठीक है। पहले प्राचीन बिहार का देखेंगे, फिर मध्य का, फिर आधुनिक का। प्राचीन बिहार का इतिहास देखिए। प्राचीन संस्कृति संहिताओं के अवलोकन से ज्ञात होता है कि जो भूभाग आज बिहार के नाम से जाना जाता है वो पूर्व में 3 भूखंडों में बटा था, विदेह, मगध और अंग। क्या क्या था फ्रेंड्स? विदेह, मगध और अंग। शतपथ ब्राह्मण में वर्णित कथा के अनुसार विदेह मानव ने अपने पुरोहित गौतम राहुगण के साथ अग्नि की सहायता से गंगा से सदा नीरा यानी गंडक नदी तक के क्षेत्र को आरीकृत किया। कुम्हरार से मिले अवशेष मौर्यकालीन इतिहास के विषय में पर्याप्त जानकारी प्रदान करते हैं। अपसड यानी गया जिला में है ये। अपसड से 7वीं शताब्दी का मंदिर मिला है जिसके दीवारों पर चित्र अंकित है। पाषाणकालीन युग के प्रमाण नालंदा, कुकरीहार एवं दक्षिणी मुंगेर से मिले हैं। कुकरीहार से बौद्ध देवी देवताओं के तांबे की सुंदर मूर्तियां मिली है। अशोक के अभिलेख लौड़िया अरेराज, लौड़िया, नंदगढ़ और रामपुरवा एवं सासाराम से मिले हैं। फ्रेंड्स, आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे फ्रेंड्स, क्योंकि मैं इसका जो है और पार्ट्स बनाऊंगी तो आप तक आपका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और मैंने बिहार एस्टेट का बहुत करवाया है फ्रेंड्स प्रैक्टिस से। मास्टर वीडियो आपने नहीं देखा ना तो प्ले लिस्ट पर एक बार जाके ज़रूर देख लें। बिहार का प्राचीनतम वर्णन अथर्ववेद एवं पंचवीस ब्राह्मण में मिलता है। इन ग्रंथों में यहाँ के निवासियों को ब्रात्य क्या कहा जाता था फ्रेंड्स? ब्रात्य कहा गया है। ऋग्वेद में यहाँ के लोगों को कीकट कहा गया है। बिहार के लोगों को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या कहा गया है? तो कीकट। शतपथ ब्राह्मण में बिहार क्षेत्र में आर्यों के विस्तार की कहानी है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में वैशाली के विरुद्ध मगध के द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियारों की चर्चा है।
मौर्य वंश के संदर्भ में जानकारी हेतु कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मौर्य प्रशासन, जैन ग्रंथ में मौर्यों के वंश और कुछ राजाओं के बारे में तथा विशाखा दत्त के मुद्रा राक्षस में नंद वंश के सत्ता परिवर्तन के समय होने वाले षड्यंत्र की कहानी भी है। यानी विशाखा दत्त ने क्या लिखा था? मुद्रा राक्षस। ठीक है। पहला विदेशी यात्री कौन था? मेगास्थनीज था, जो यूनानी सेनापति राजा सेल्यूकस के दूत के रूप में मौर्य राजा चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। उसने इंडिका नामक एक पुस्तक लिखी जिसकी मूल प्रति अभी अप्राप्त है, परंतु इसके अंश विभिन्न यूनानी लेखकों द्वारा उद्धृत किए गए हैं। उसके मौर्यकालीन बिहार के अवलोकन से पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। 17वीं शताब्दी के तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ की पुस्तक से भी बिहार के इतिहास का प्रकाश पड़ता है। शांतिकर नंदी द्वारा लिखित रामचरित ने बिहार एवं बंगाल के इतिहास के बारे में जानकारी उपलब्ध होती है। तो शांतिकर नंदी द्वारा, ठीक है, उन्होंने भी रामचरित लिखा है, उनसे मिलता है बिहार और बंगाल के बारे में। वैदिक साहित्य से स्पष्ट होता है कि आर्य बिहार के क्षेत्र से परिचित थे। अथर्ववेद में इच्छा व्यक्त की गई है कि ज्वर, अंग एवं मगध में जाए। 12 पुराण में, देखिए 12 पुराण में चर्चा है कि कीकट एक अपवित्र प्रदेश है जबकि गया पवित्र। अन्य पुराणों जैसे वायुपदम इत्यादि में राजगिरी, गया और पुनपुन इत्यादि को पवित्र स्थानों की श्रेणी में रखा गया है। अंग की प्रथम चर्चा अथर्ववेद में की गई है। प्रारंभ में इसकी राजधानी मालिनी थी। अंग की क्या राजधानी थी? मालिनी थी, जिसका बाद में नाम बदलकर चंपावती या चंपा हो गया। ह्वेनसांग ने इस स्थान को चेनपो से संबंधित किया। ठीक है, किससे? चेनपो से संबंधित किया। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों के अस्तित्व की बात बौद्ध पुस्तक अंगुत्तर निकाय में है। यानी ये जो 16 महाजनपद का पढ़े होंगे फ्रेंड्स, ये किस में है? अंगुत्तर निकाय में है। वैशाली के क्षेत्र में आर्यों का आगमन विदेह माधव की कथा से जुड़ा हुआ है। राजा विशाल के नाम से आधार पर इस क्षेत्र का नाम वैशाली पड़ा। ठीक है, तो वैशाली कैसे पड़ा था? विशाल राजा के नाम पर इसका नाम वैशाली पड़ा था। वैशाली का इतिहास बज्जी संघ की स्थापना के बाद पुनः महत्वपूर्ण हो जाता है। बज्जी संघ अथवा लिच्छवी संघ का महत्व न केवल भारत के इतिहास में बल्कि विश्व के इतिहास में भी इसकी गणतांत्रीय परंपराओं के कारण है ना। मगध साम्राज्य का देखते हैं। मगध साम्राज्य, मगध के शासक बिंबिसार ने वैशाली पर आक्रमण किया, परंतु फिर वैशाली व मगध के बीच समझौता हो गया और बिंबिसार ने वहां की राजकुमारी चेलन्ना से विवाह किया। किससे विवाह किया था? चेलन्ना से। परंतु बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने वैशाली में अपने मंत्री बस्साकारा को भेजा और फिर वहां आक्रमण करके उसे विजित कर दिया। विदेह प्राचीन काल का मिथिला था। विदेह क्या था? मिथिला था, अभी जो मिथिला है। इसके अंतर्गत वर्तमान चंपारण, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, भागलपुर और पूर्णिया जिले के कुछ हिस्से भी आते थे। इस क्षेत्र को विदेह और तिरहुत के नाम से जाना जाता था। नीमी, ठीक है, नीमी विदेह के राजवंशों के संस्थापक थे और इस वंश के दूसरे राजा मिथि जनक विदेह थे। इन्होंने मिथिला की स्थापना की और इसके बाद यहाँ के समस्त राजा के नाम के साथ जनक का उपनाम जुड़ा रहा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम जो इम्पॉर्टेंट है वो लेते हुए चलते हैं। देखिए कि यहाँ पश्चिमी पीढ़ी से बोल रहा सिद्धवत जनक हुए, अयोध्या के राजा दशरथ के समकालीन थे। इसी राजा जनक की पुत्री सीता थी जिनका विवाह दशरथ के पुत्र और रामायण के जो नायक है भगवान राम से हुआ था। तो ये भी अपने बिहार की बहुत बड़ा ये है। अंग का प्रथम चर्चा अथर्ववेद में है। कहाँ पे है? अथर्ववेद में। प्रारंभ में इसकी राजधानी मालिनी थी, बाद में इसका चंपा और चंपावती हो गया। ह्वेनसांग इस जगह को चेनप्पो कहते थे। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में मैंने कराया था कि ह्वेनसांग जो है बिहार को क्या कहते हैं, तो वो चेनप्पो कहते हैं। तितुछी यहाँ का पहला आर्य राजा था जिसकी अंतिम राजा कर्ण था, जिसकी चर्चा महाभारत में पाई जाती है। और अंग के 3 अंतिम राजाओं के बारे में कुछ स्रोतों से जानकारी मिलती है। दधिवाहन इन तीनों में पहले राजा थे। इनकी बेटी चंदना महावीर के धर्म को स्वीकार
करने वाली प्रथम महिला थी। ब्रह्मदत्त इस वंश का अंतिम राजा था। इसी समय मगध कौन था? ब्रह्मदत्त अंतिम राजा था। इसी समय मगध के राजा बिंबिसार ने इस अंग पर आक्रमण करके अपना राज्य बना लिया था। परंपरा के अनुसार पांडव पुत्र भीम और जरासंध के बीच में एक द्वंद्व हुआ जिसमें जरासंध मारा गया। इसके बाद उसका पुत्र सहदेव शासक बना। इस वंश का अंतिम राजा रिपुंजन्य था। ब्रह्मदत्त वंश के अंतिम राजा रिपुंजन्य की हत्या के थोड़े ही अंतराल के पश्चात मगध की गद्दी पर बिंबिसार बैठा और इसको हर्यक वंश का संस्थापक भी माना जाता है। कि इसको बिंबिसार को उसने 3 राज्यों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। एक विवाह उसने वैशाली के राजा चेटक की बहन चेलेना से किया और दूसरा विवाह जो है कौशल की राजकुमारी कौशला देवी से किया, जहां उसे दहेज के रूप में कसिया आधुनिक काशी नामक गांव मिला था। और तीसरा विवाह उसने मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से किया। बिंबिसार का संघर्ष अवंती से भी हुआ था। किससे हुआ था? अवंती से, परंतु बाद में यह मित्रता में बदल गया। जहां शासक जो है चंड प्रघोत बीमार पड़ गया तो बिंबिसार अपने चिकित्सा जीवक को उनके उपचार के लिए भेजा और इतिहास में बिंबिसार पहला शासक माना जाता है जिसने स्थायी सेना रखी। अतः उसने सैन्य भी कहा जाता है। वैशाली की नगर वधू आम्रपाली से भी उसके संबंध बताए जाते हैं। ठीक है। अजातशत्रु ने कौशल की राजकुमारी बजीरा से विवाह किया और दहेज के रूप में उसे काशी प्राप्त हुआ था। अजातशत्रु का दूसरा युद्ध वैशाली से हुआ था जो ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। उसने एक मंत्री बस्साकारा की मदद से वज्जी संघ में पहले कूट डलवाई, फिर नए साज सामान के साथ आक्रमण किया। वैशाली पर आक्रमण में सुविधा हो इसके लिए उसने पाटली ग्राम में एक सैनिक छावनी का भी जो है निर्माण कराया जो बाद में मगध की राजधानी बना। फ्रेंड्स, अजातशत्रु के पश्चात फिर उदयन राजा बना। अजातशत्रु के बाद कौन बना था? उदयन। और 1412 ईसा पूर्व में हर्यक वंश का अंतिम अयोग्य अकर्मण्य शासक नागदशक को जनता ने पदच्युत कर दिया और उसके स्थान पर शिशुनाग को राजा बना दिया। उसने अवंती पर विजय प्राप्त कर अवंती मगध संघर्ष को अंतिम रूप से समाप्त किया। शिशुनाग वंश के पश्चात मगध पर नंद वंश का शासन स्थापित हुआ। इस वंश का स्थापक कौन था? महापद्मनंद। कौन था फ्रेंड्स? शिशुनाग वंश का महापद्मनंद। उसे शरत्रांतक क्या कहा जाता था? सर्वछत्र त्रांतक की उपाधि दी गई थी। उसने एक राट की भी उपाधि ली थी। कलिंग के उत्तरी भाग पर मगध की विजय का श्रेय उसे ही दिया जाता है। इस विजय के प्रतीक के रूप में वह भगवान महावीर की एक मूर्ति वहां से उठा लाया था और नंद वंश के कुल 9 शासक हुए जिसमें अंतिम शासक घनानंद था। चाणक्य चंद्रगुप्त की मदद से अंतिम नंद शासक की सत्ता को समाप्त कर और मौर्य साम्राज्य स्थापित किया। चंद्रगुप्त मौर्य 321 में इनका जन्म हुआ था ईसा पूर्व में और 298 में इनकी मृत्यु हुई थी। ने अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना किया। चंद्रगुप्त को भारत में प्रथम केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था लागू करने का श्रेय भी दिया जाता है। उसने प्रशासन का विवरण कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। ठीक है। कौटिल्य ने क्या लिखा था? अर्थशास्त्र, जिसमें अनेक अध्यायों एवं 18 तीर्थों की चर्चा है जो उसके शहरी प्रशासन और सैनिक प्रशासन की जानकारी मेगास्थनीज के इंडिया से प्राप्त। मेगास्थनीज ने क्या लिखा था? इंडिका। ठीक है, से प्राप्त होती है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में शैल्यूकस का राजदूत था। उसके अनुसार नगर एवं सैनिक प्रशासन की देखरेख पांच लोगों की 6 समितियां थी। बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था। उसके दरबार में यूनानी राजदूत डैमकस आया था। उसे अमित घात के नाम से जाना जाता है। अशोक बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात मगध की गद्दी पर बैठा। बिंदुसार की मृत्यु 272 ईसा पूर्व में हुई, लेकिन अशोक का राज्याभिषेक 268 ईसा पूर्व में हुआ था। संभवतः उसे गद्दी पर बैठने के लिए अपने भाइयों से संघर्ष करना पड़ा। फिर 269 ईसा पूर्व में अपना राज्यारोहण करवाया। राजनीति क्षेत्र में अशोक को एकमात्र कलिंग विजय 261 ईस्वी का श्रेय दिया जाता है। इस युद्ध में हुए भयंकर रक्तपात ने अशोक के मन मस्तिष्क को झकझोर कर रख दिया और उसने युद्ध के स्थान पर धम्म विजय
को अपनाने का फैसला लिया। अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। तो अशोक के कार्यकाल में कौन सा बौद्ध संगति हुआ था फ्रेंड? तृतीय बौद्ध संगति, जिसकी अध्यक्षता मोगालीपुत्र तीशिया ने की थी। इसी में अभिधम्मपिटक नामक बौद्ध धर्म ग्रंथ की रचना हुई थी। बौद्ध भिक्षु विभिन्न देशों से भेजे गए। इसमें अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा गया। इसके प्रचार के लिए उसने एक नए अधिकारी धम्म महापात्रा की नियुक्ति की तथा शिलालेख और स्तंभलेख जारी करवाया। उसके द्वारा 14 शिलालेखों का, 7 स्तंभलेखों का और कई लघु शिलालेख एवं लघु स्तंभलेख जारी किए। उसने प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि यानी पूर्वी भारत, खरोष्टी लिपि पश्चिमी भारत का है, एवं ग्रीक एवं अरमाइक लिपि सीमा प्रांत में प्रयोग किया। वह अभिलेख जारी करने वाला पहला भारतीय शासक था। यानी अभिलेख सबसे पहले किसने जारी किया था? तो अशोक ने। 185 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन हुए? बृहदर्थ की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने मगध की गद्दी पर अधिकार कर लिया। पुराणों के अनुसार शुंग ब्राह्मण जाति के थे। कालिदास की रचना मालविकाग्निमित्रम के अनुसार विदर्भ के राज्य के साथ पुष्यमित्र का युद्ध हुआ। इसी समय पतंजलि ने क्या लिखा था? पाणिनि के अष्टाध्यायी पर एक टीका महाभाष्य की रचना की। सांची के स्तूप के पुनर्निर्माण का श्रेय भी पुष्यमित्र सिंह को ही दिया जाता है। वसुदेव के अंतिम शुंग शासक देवभूति की हत्या करवाकर 73 ईसा पूर्व में गद्दी प्राप्त की एवं कण्व वंश की स्थापना की। इस वंश की जानकारी एकमात्र स्रोत पुराण है। कण्वों के समय मगध संभवतः पाटलिपुत्र के इलाके तक ही सिमट कर रह गया था। अब हम लोग जैन धर्म के बारे में देखेंगे फ्रेंड्स। आप जानते हैं पिछली बार जैन धर्म और बौद्ध धर्म से क्वेश्चन भी किया था, बिहार स्टेट में किया गया था, और ऐसा कोई एग्जाम में नहीं है जिसमें नहीं क्वेश्चन किया जाता है। तो देखिए, परंपरा के अनुसार इस धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए थे, जिनमें ऋषभ देव पहले थे और पार्श्वनाथ 23 नंबर के थे और महावीर 24वें थे। जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे उनका नाम दिया हुआ है, तो आप वीडियो पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको 24वें प्रथम का बता दिया। तो देखिए, दूसरे तीर्थकर जो है अजीतनाथ का उल्लेख यजुर्वेद में है तथा 22वें तीर्थकर अरिष्टिनेमि का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के पास कुंडग्राम में हुआ था। आपको क्वेश्चन पूछेगा कहाँ हुआ था, तो कुंडग्राम में यात्रित क्षत्रिय सरदार सिद्धार्थ के घर में हुआ था। यानी उनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और 599 ईसा पूर्व में इनकी माता का नाम त्रिशिला था और 599 में इनका जन्म होता, जो लिच्छवी शासक चेटका की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था, जिसने प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई थी। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया और 12 वर्ष तक वह नग्न अवस्था में क्लेश भरा जीवन जीते रहे। महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पर जो जम्ही ग्राम में था, उन्हें ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति हुई। यानी उनको ऋजुपालिका नदी के तट पर जम्भी ग्राम में तथा उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के कारण महावीर को केवलीन यानी इंद्रियों को जीत लेने के कारण जीन तथा योग्यतम होने के कारण अहर्त कहा गया। 72 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी की 527 ईसा पूर्व में राजगिरी के पास पावा में मृत्यु हो गई। चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री चंदना उनकी प्रथम भिक्षुणी बनी थी। महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ में एक अंतर यह था कि पार्श्वनाथ वस्त्र धारण करने के पक्ष में थे, लेकिन महावीर स्वामी नग्न रहने के। इसके अलावा स्वामी जी ने पार्श्वनाथ के 4 सिद्धांतों एवं 5वां ब्रह्मचर्य व्रत भी जोड़ दिया था। यही बाद में श्वेतांबर वस्त्रधारक और दिगंबर नग्न रहने वाले कहलाए। जैन दर्शन में कर्म फल से मुक्ति के लिए त्रिरत्न सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र की बात कही गई है। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं कि इसका जो वीडियो है काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको जो है प्राचीन का इसको 2 भाग में बांट दिया है। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बौद्ध धर्म और इसके आगे के बारे में बताऊंगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स।